सबने असाइनमेंट करे क्या रे? एक्सियोस से हो गया तुम्हारा फिर? हाँ फिर से करे। अल्लाह अकबर। चलो स्टार्ट। तो सबने असाइनमेंट कर लिया बोलो फिर। कल जो मैंने बोला था रिक्वेस्ट को अलग अलग तरीके से फेच करने का, सबने कर लिया? चलो फिर आगे चलो।
सब कल क्या कर रहे थे हम लोग? सो मैंने प्रोमिसेस भी पढ़ाया और हाउ प्रोमिसेस कैन बी यूज टू मेक द एपीआई कॉल, या फिर जो चीज टाइम ले रही है एग्जीक्यूशन के लिए उन सिनेरियो में हम लोग प्रोमिसेस यूज करते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं घर पर दुकान से सामान ला कर दूंगा, जब ला कर दूंगा तब मैं दे दूंगा, तो जब दूंगा तो हमको जनरली प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में when you receive the response will be in the callback function या arrow function या कुछ जो भी है उसमें तुम लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो उस तरीके से जो सर्वर को मैंने तुमको कल पूरा डिटेल बताया कि सर्वर और क्लाइंट कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोगों ने गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, इस तरह के अलग अलग रिक्वेस्ट। अभी तो हम लोग ने खैर गेट ही देखा, जैसा जैसा अभी आगे बढ़ते जाएंगे पोस्ट भी देखेंगे, पुट भी देखेंगे, डिलीट भी देखेंगे, तो ये सब जैसा जैसा आगे टाइम होते रहेगा वैसा वैसा तुम लोग सीखते रहेंगे। तो सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेजने के लिए अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका क्या है जो अपन ने देखा? हाँ, गेट तो है, अपन प्रोग्रामेटिकली कैसे अचीव करते हैं उसको? हाँ, नहीं प्रोग्रामेटिकली ये लाइब्रेरी से बाइनरी में तो डेटा आता, और तो अगर हम लोग को जावास्क्रिप्ट में एक एपीआई को कॉल करना है तो हम लोग कैसे करेंगे उसको? XML HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू करेंगे। ये एक्स्ट्रा लाइब्रेरी लगती है इसको? नहीं लगती, ये क्या है, इनबिल्ट है। वैसे ये फेच मेथड क्या है? हाँ, सेम ही है, ये भी सेम है, ये भी गेट पुट पोस्ट डिलीट मेथड कॉल करने के लिए यूज होती है। लेकिन फेच मेथड क्या रिटर्न करती? फेच मेथड रिटर्न क्या करती? हाँ, प्रॉमिस रिटर्न करती, राइट।
प्रॉमिस अगर उन्हें नॉर्मल स्ट्रिंग रिटर्न करती या नंबर रिटर्न करती थी या रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती थी तो अपन क्या करते थे, कांस्टेंट लेते थे, एक उसको असाइन कर देते थे। हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता, राइट, या कुछ नहीं भी रिटर्न करते कुछ फंक्शन। तो जो फंक्शन जैसा कि अभी ये फेच मेथड जो है इसके ऊपर अगर अपन होवर करेंगे तो इन्हें क्या रिटर्न करती, इन्हें प्रॉमिस रिटर्न करती। प्रॉमिस रिटर्न करती बोले तो कि बोलती है ये कि मैं तुमको रिजल्ट जब भी मेरे पास आएगा, थोड़ा लेट आएगा तो भी आएगा चलेगा, लेकिन जब भी रिटर्न आएगा तब मैं तुमको दूंगा। तो कहाँ देगा वो रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आ रहा है या रिस्पॉन्स आ रहा है वो कहाँ देगा, तो देन मेथड में देगा उन्हें। किस में देगा, देन मेथड में देगा। तो ये फेच मेथड तुम ये देखोगे, ये कोलन के बाद जो भी रहता है वो रिटर्न क्या करता है, ये पर्टिकुलर फंक्शन वो बताता है। तो ये देखो, ये फेच मेथड जो है एक प्रॉमिस रिस्पॉन्स रिटर्न करता। क्या रिटर्न करता, प्रॉमिस रिस्पॉन्स रिटर्न करता। जो भी सर्वर से रिस्पॉन्स मिलेगा वो प्रॉमिस रिटर्न करता। तो जब भी कोई फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है तो उसको क्या लगाना पड़ेगा अपने को, डॉट देन लगाना पड़ेगा, डॉट देन लगाना पड़ेगा, ठीक है, डॉट देन लगाना पड़ेगा। जब भी कोई फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, डॉट देन लगाना पड़ेगा। और डॉट देन के अंदर मैं एक कॉल बैक फंक्शन लिखूंगा या एरो फंक्शन लिखूंगा। वो एरो फंक्शन के अंदर मेरे को उसका डेटा मिलेगा, मेरे को उसका मेरे को उसको डेटा मिलेगा। तो ये डेटा के अंदर अपन ने डेटा डॉट जेसन लिखा। वो डेटा डॉट जेसन और अपन ने देखा कि वो भी क्या करता है, वो भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। वो भी क्या करता है, वो भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। वो भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो वापस अपन ने क्या लिखा, देखो इस पे होवर कर रहे हैं अपन, तो क्या लिख रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कोलन, इन्हें क्या रिटर्न कर रहा, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस, एनी प्रॉमिस बोल रहा है तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, बराबर। तो जैसे यहाँ पे भी प्रॉमिस दिखा तो हम लोग को क्या लिखना पड़ा, डॉट देन मेथड लिखना पड़ा। और वो देन मेथड के बाद कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोगों को क्या आया, हमारा जो भी डेटा, ये एपीआई कॉल बोले तो ये सर्वर से जो भी डेटा ये सर्वर से आया, सर्वर से कोई भी डेटा लाने का है तो तुम लोग क्या करोगे, एपीआई कॉल करेंगे। सर्वर से कोई भी डेटा लाना है तो तुम लोग एपीआई कॉल करेंगे। सर अगर हर पर्सन की डिटेल निकालना है तो बार बार इतना कोड कोड लिखना पड़ेगा। हर पर्सन क्यों, तो बार बार क्यों लिखने का कोड, जैसे सर अगर अपने बोले निकाले तो बार बार सबको कोड को पेस्ट फिर 4 बार लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ रहा है, मत लिखना, अब आपको लिखना पड़ेगा तो नहीं लिखना पड़ेगा। तू तो सही सोचा तो नहीं लिखना पड़ेगा। लूप लगा ना वहां पे, कांस्टेंट यूजर्स बोल के है, तेरे पास यूजर्स है, समझ ले। एक यूजर अब्दुल अजहर है। तुम कैसे लिखते हो, कितने अच्छा लिखते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। और कहीं, और कौन सा यूजर है अपने पास, ये प्रज्वल है, समझ लो। प्रज्वल है। तो दो यूजर है तो लूप घुमाने का, यहाँ पे फॉर लूप घुमाने का, यूजर्स डॉट एरे, और ये फेच को उसमें डाल देने का। सही है क्या नहीं है,
10 यूजर रहने दे, 50 यूजर रहने दे, डाल दिया इसके अंदर। और खाली ये इसको तेरे यूआरएल को क्या करेंगे तो डायनामिक कर देंगे, बैकटिक के अंदर डाल देने का और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से डॉलर क्या रहेगा यहाँ पे, यूजर्स, यूजर ऑफ, पहली बार लूप घूमेगा, पहला आएगा उसका डेटा लेंगे, दूसरी बार घूमेगा दूसरा आएगा डेटा लेंगे। और ये डेमो को भी, ये जो डेमो को ना प्लस कर देने का और यहाँ पे इंडेक्स डाल देने का, यहाँ पे इंडेक्स डाल देने का, यहाँ पे अवतार में भी प्लस कर देने का और इंडेक्स डाल देने का। वैसा तुम क्रिएट एलिमेंट भी कर सकते, तो अब डेमो 0, तो एक बनाने का अवतार 0 और डेमो 0, और ये दूसरा बनाने का अवतार 1, और कैसे भी कर सकते तुम लोग, तुम्हारे ऊपर है इसको करना। तो अब दो यूजर रहो, और इवन यहाँ पर भी बॉडी के अंदर भी तुम फॉर लूप लगा सकते हो, वो एक बार गूगल करके देख लेना। ये देखिए 2 आ गए मेरे पास। तो डबल लिखा क्या मैंने फेच। तो डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ड्राई प्रिंसिपल फॉलो करने का। अब यहाँ पे 2 रहने दो या 3 रहने दो या 10 रहने दो, जितनों का भी डेटा चाहिए उतना वो लेगा वो। खाली यहाँ पे तुमको 10 जगह के लिए 10 HTML बार लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको भी तुम लोग डायनामिक कर सकते, इसको भी तुम डायनामिक कर सकते, गूगल करके देखो एक बार। डायनामिक दोनों जगह पे कर सकता, तो इधर भी कर सकता उधर भी कर सकता, सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ेगा तेरे को। और खैर ये तो अपन एक एक यूजर वाइज भी ला रहे, तेरा बात सही है कि एक एक यूजर वाइज क्यों ला रहे। अगर सर्वर वाला तुमको सिर्फ स्लैश यूजर्स बोल के कॉल करो बोला, वो उन्हें क्या करता, पूरे यूजर्स भी दे देता। एपीआई के ऊपर डिपेंड है कि एपीआई कैसा रहता, समझ में आ रहा है इधर। अभी ये एपीआई क्या बोल रहा कि एक यूजर का आईडी दो तो मैं उसकी डिटेल्स दूंगा। कुछ कुछ एपीआई ऐसे रहते हैं, जैसा कि अभी देखिए मेरे पास है, मेरे अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर फेच यूजर्स बोल के एक एपीआई है। ये एपीआई डेटाबेस में जितने भी यूजर्स रहेंगे वो सब लेके आ जाएगा। और सब लोग पोस्टमैन टूल इंस्टॉल करो। पोस्टमैन में क्या होता है कि तुम तुम्हारे एपीआई को टेस्टिंग कर सकते हो। पोस्टमैन इंस्टॉल करो, पोस्टमैन, ये वाला टूल पोस्टमैन। तो अभी देख मेरे पास ये साइन इन एपीआई है। साइन इन में मैं यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहा, जैसे मैं यूजर नेम और पासवर्ड, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। पोस्ट रिक्वेस्ट बोले तो बॉडी के अंदर हमको एक ऑब्जेक्ट भेजना पड़ता। जैसे मैंने ये पोस्ट रिक्वेस्ट सर्वर को भेजा, मेरे को रिस्पॉन्स सक्सेस आया, स्टेटस को 200 आया और ये डेटा मिला। ये डेटा में क्या है, ये यूजर का ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, ये यूजर का रोल है, ये यूजर का कंपनी डिटेल्स है, ऐसा बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई मेरे को। टोकन का इधर का, तो मैं इसका टोकन लिया और ये टोकन को एक टोकन भी मिलता है, टोकन वगैरह बाद में देखेंगे हम लोग। ये टोकन ले लिया मैंने। अब मैं फेच यूजर्स बोल के एक एपीआई है, अभी देखिए गेट एपीआई है और इसने यूजर लिखा, इसको हिट किया तो ये देखो लिस्ट ऑफ यूजर मिली मेरे को।
पेजिनेशन के साथ मिली, 10 यूजर की लिस्ट मिली। ये देखिए पहला यूजर, लिस्ट के अंदर पहला यूजर, दूसरा यूजर, तीसरा यूजर, चौथा यूजर, पांचवा यूजर, और हर एक यूजर का ये राजी एक यूजर है, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये है, उसका मोबाइल नंबर ये है, फिर बाद में ये एक दूसरा यूजर, ऐसे मेरे को 10 यूजर्स मिल गए। अब ये यूजर उसको तेरे को डिस्प्ले करना होता है, या तो टेबल में या तो कहीं तो भी। जैसा कि अभी मेरे को अपन ने जो ये यूजर लाया है, ये जो यूजर लाया अपन ने, जैसा कि ये पेज है, तो अभी जैसा कि अपन यूजर्स की बात कर रहे थे, तो जैसा कि अभी ये यूजर्स है, तो ये देखिए पूरे डेटाबेस में से लाके ये टेबल में दिखा दिए यूजर। समझ में आ रहा क्या काम रहता? अब ये यूजर को अपडेट करने का है या यूजर की डिटेल्स को एडिट करने का है, तो अभी मेरे को ये यूजर को फोटो एडिट करने का, नंबर एडिट करने का, तो अपडेट, अगर मेरे को अपडेट करने का तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, अपडेट करने का तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब वैल्यू चेंज कर, कौन सी रिक्वेस्ट कॉल करना पड़ता? हाँ, एपीआई में कौन सी रिक्वेस्ट कॉल करना पड़ता? हाँ, अगर अपडेट करने का तो क्या कॉल करना पड़ता? हाँ, पुश कहाँ है? पुश पुश मेथड है क्या? पुट मेथड है। डिलीट करने का तो बताया ना मैंने, कल ही बताया ना रे। पैच बोले तो पैच और अपडेट सिमिलर है, पैच और पुट सिमिलर है। पुट बोले तो पूरा रिकॉर्ड अपडेट करती, पैच बोले तो अभी मेरे को ये पूरा रिकॉर्ड अपडेट नहीं करने का, मतलब हर एक इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करने का, खाली फर्स्ट नेम अपडेट करने का, एक ही रिकॉर्ड अपडेट करने का। तो अपन क्या यूज करते हैं? पैच। एक ही रिकॉर्ड अपडेट करने का तो, एक से दो फील्ड अपडेट करने का तो पैच, और पूरा का पूरा जेसन, पूरा का पूरा जेसन अपडेट करने का तो पुट रिक्वेस्ट। तुमको लिख के भी निकालने को बोला था ना रे मैंने, ये सब लिख के भी नहीं निकाले तुम लोग ने। कौन कौन से मेथड है एचटीटीपी? हाँ, हाँ, और क्या करते? कौन सा क्या करते? हाँ, कौन सा क्या करता? हाँ, बोलो मुझसे भाई। सर डिलीट पोस्ट गेट। हाँ, वो तो रटा हुआ मालूम है, लेकिन कौन क्या करता? पोस्ट क्यों यूज करते अपन? पोस्ट हाँ, सर्वर पे डाटा पोस्ट करने। सर्वर पे डेटा पोस्ट करने को, पोस्ट बोले तो सेंड करने को, मतलब जनरली नॉर्मल सिनेरियो में एक क्रिएट यूजर जब तुम कर रहे तो तुम क्या करेंगे? पोस्ट रिक्वेस्ट फायर करेंगे। क्या करेंगे? जब नया नया यूजर बना रहे, नया प्रोडक्ट बना रहे, नया ऑर्डर बना रहे, नया XYZ कुछ भी नया बना रहे हो, एक टेबल में नया एंट्री करवाना है तुमको, तो तुम क्या यूज करेंगे? पोस्ट यूज करेंगे तुम। और अपडेट करना है तुमको रिकॉर्ड, पूरा का पूरा रिकॉर्ड अपडेट करने का तो पुट रिक्वेस्ट। हाँ, पुट यूज करेंगे। रिकॉर्ड को डिलीट करने का है तो डिलीट रिक्वेस्ट यूज करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ओके। तो कभी कभी तो जैसा वो सर्वर वाले ने एपीआई बनाया है और जैसा अपने को रिजल्ट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम अपना पेज पे अपना रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। समझ में आ रहा है?
जैसे कि ये देखो, अगर मेरे को क्रिएट नया यूजर करना है तो मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट फायर करनी पड़ रही है। यहाँ पे ये देखो, पोस्ट रिक्वेस्ट स्लैश यूजर और क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर अगर मेरे को करने का है तो ये बॉडी में वो यूजर का नाम, ये यूजर का मोबाइल नंबर, उसका पासवर्ड, एक्सपायरी डेट, ये उसका इमेज यूआरएल, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी में फॉर्म डेटा के अंदर दे रहा हूँ। जैसे मैं इसको सेंड करूंगा तो एक नया यूजर क्रिएट हो जाएगा ये सभी डिटेल्स के साथ, ये सभी। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, नया यूजर क्रिएट कर। एपीआई तुम देखोगे तो स्लैश यूजर ही है, यहाँ पे भी स्लैश यूजर है, यहाँ पे भी स्लैश यूजर है। चेंज क्या हो रहा है? हाँ, चेंज क्या हो रहा, क्या नाम चेंज हो रहा? यहाँ पे भी पूरा सेम यूआरएल है, एपीआई स्लैश v1 स्लैश यूजर। हाँ, कहाँ ये आईडी, कहाँ आईडी चेंज हो रहा, कहाँ दे रहे अपन, दे रहे क्या? देने का रहता तो यहीं देना पड़ता था, दिखता था ना तुम्हारा। क्या चेंज हो रहा? क्रिएट यूजर में भी सेम यूआरएल है, चेंज क्या हो रहा? समझ में कैसे आ रहा यूजर को कि ये डेटा, सर्वर को समझ में कैसे आ रहा है कि क्रिएट करने का है? पोस्ट मेथड चेंज हो रही, एचटीटीपी मेथड चेंज हो रही, यूआरएल भले ही सेम है, मेथड क्या है यहाँ पे? मेथड क्या है? तो उन्हें गेट करेंगे ना, लाके देंगे ना, उन्हें ले रहा थोड़ी इन्हें कुछ यहां से। पोस्ट के अंदर अपने को क्या करना पड़ रहा, बॉडी भेजना पड़ रहा। बॉडी के अंदर हम क्या भेज रहे, यूजर की डिटेल्स भेज रहे, डेटा भेज रहे। अपडेट करने का है मेरे को, सेम यूआरएल है, अपडेट करने का है। मैं खाली यहाँ पे अपडेट का आईडी दे रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर क्या रहता है, अपडेट के अंदर आईडी रहता है। यहाँ रिक्वेस्ट में यहाँ पर भी बॉडी रहता है कि क्या चेंज करना है तुमको, क्या चेंज करना है, यहाँ पे भी बॉडी रहता है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट कौन सी रहती है, पुट रिक्वेस्ट है यहाँ पे। और अगर मेरे को एक यूजर डेटाबेस में से डिलीट करने का है तो यहाँ पे कौन सी रिक्वेस्ट फायर करूंगा मैं? डिलीट के केस में मेरे को देखो, स्लैश यूजर तो है, कौन अभी डिलीट तो पूरे पूरे रिकॉर्ड तो डिलीट नहीं कर सकते तुम डेटाबेस में। तो डिलीट के केस में क्या करना पड़ता है, स्लैश यूजर के आगे आईडी पास करना पड़ता है, कौन से यूजर आईडी को डिलीट करने का है मेरे को। समझ में आ रहा है क्या? डिलीट के अंदर भी यूजर आईडी पास करना पड़ता है, और अपडेट के अंदर भी यूजर आईडी पास करना पड़ता है कि कौन से यूजर को अपडेट करना है। तो जो भी स्लैश यूजर रहेगा यहाँ पे, यूजर के आगे या फिर जो भी रहेगा एपीआई, एपीआई अलग अलग हो सकते हैं, नाम सेम हो सकता है लेकिन उसके मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। और एक पैच है, जैसा अनिल ने बोला पैच है, इंटरव्यूअर में ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, मेरे को अभी तक 2 से 3 बार पूछा है, अब भी रिसेंट पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैच और पुट? पुट और पैच में डिफरेंस क्या है? तो पुट और पैच में डिफरेंस क्या है, देख लो गूगल करके। मेरा पढ़ाना जरूरी नहीं है, तुम लोग गूगल करके भी देख सकते हो। Put method is used to modify the resources where the client sends the data and updates the entire resource। मतलब पूरा का पूरा टेबल का रिकॉर्ड उन्हें क्या कर देता, अपडेट कर देता। और पैच इज अ मेथड ऑफ मॉडिफाइंग द रिसोर्सेज विद द क्लाइंट सेंस पार्शियल डेटा। मतलब 10 फील्ड है, उसमें से कुछ फील्ड भेज रहा, 2 फील्ड भेज रहा, 3 फील्ड भेज रहा, और वो फील्ड पार्शियल डेटा दैट इज टू बी यूज्ड विदाउट मॉडिफाइंग द एंटायर डेटा। पूरा डेटा मॉडिफाई नहीं होगा, सिर्फ 3 फील्ड मॉडिफाई होगी। नहीं तो क्या होता, पुट में पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाता, ओवरराइड हो जाता। ओवरराइड हो जाता बोले तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड का पूरा चेंज हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये है कि पुट विल अपडेट द एंटायर रिकॉर्ड इन द डेटाबेस, या एंटायर रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। और पैच विल अपडेट द पार्शियल डेटा, पार्शियल डेटा अपडेट करेगा पैच।
क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे बातें? समझ में आ रहा है क्या तुम्हारा? फिर बाद में समझ में नहीं आता। हाँ, बाद में बताना, क्लास के बाद पूरा दिन बैठे यहाँ पे, मेरे को कोई मसला नहीं है। पूरा दिन भर बैठे यहाँ पे, रात भर भी बैठ सकता। मैं तो रात के 4 बजे तक काम कर रहा हूँ कभी कभी। खैर, तो ये जो एपीआई कॉल है, ये अलग अलग तरीके, जैसे कि ये पोस्टमैन से कर सकते हैं तुम। इवन जब मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को प्रोग्राम बताया था, गूगल की वेबसाइट बताया था, तो हम लोग इसको क्या है, कल कल से भी कर सकते तुम लोग। ये सेम रिक्वेस्ट जो तुम भेजना है, ये तुम कल कल कमांड के थ्रू भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो तुम। हाँ बोलो, कौन कोई कुछ बोल रहा है? किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ सलमान बोल। हेलो, हाँ हेलो सर। जो अपन जो फेच मेथड यूज कर रहे हैं उसे समझ के आ रहा है कि वो गेट मेथड गेट रिक्वेस्ट है वो। हाँ फेच मेथड में जो एपीआई कॉल कर रहे हैं अपन, तो उसको समझ कैसे रहा है कि वो गेट रिक्वेस्ट है। हाँ, अभी तो ये फेच के अंदर यूआरएल दे देते हैं। तो अगर तुम यूआरएल दे रहे हो, हाँ सुनो, इसका अच्छा क्वेश्चन है कि फेच मेथड को समझ कैसे रहा कि वो गेट रिक्वेस्ट है। अभी अगर तुमने यूआरएल दिया तो बाय डिफॉल्ट उसका नेचर है कि वो गेट रिक्वेस्ट लेता है। अगर तुम ये इसके रिक्वेस्ट में जाएंगे, अगर तुमने खाली जैसा कि अभी अगर तुम बोलेगे मेरे को कि ये वाला जो पोस्ट मेथड है, सर ये पोस्ट मेथड देखो, अभी ये जो वीएस, ये पोस्टमैन क्या करता तुम्हारा बहुत, इसमें क्या है, ये फेच जावास्क्रिप्ट फेच मेथड, ये पूरी रिक्वेस्ट जो यहाँ पे बनी। अभी ये देखो, ये फेच मेथड को इन्होंने क्या करा, ये देखो, ये ऐसा तुमको अगर फेच मेथड को दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया, दूसरा आर्ग्यूमेंट बोले तो अभी ये देखो, ये फेच मेथड देखो तुम लोग, ये फेच मेथड के अंदर यूआरएल दे रहे हैं, और ये देखो ये डेटा, ये एक 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 उसको जैसा कि अभी यहाँ पर उसको मेथड हेडर्स टोकन की करने तुमको भेजने का या बॉडी भेजने का। अभी अगर तुमने कुछ भी नहीं दिया सेकंड आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर अगर देखो पोस्ट रिक्वेस्ट करने का है, तो सेकंड आर्ग्यूमेंट में तुमको यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट में ऐसा बताना पड़ता, मेथड है मेरी पोस्ट, फिर बाद में ये पोस्ट मेथड को बॉडी है मेरी, बॉडी के अंदर पूरा जेसन ऑब्जेक्ट डालना पड़ता तुमको, या फॉर्म डेटा डालना पड़ता जो भी सर्वर ने लिया है वो। फिर बाद में हेडर्स रहते हैं, हेडर्स अगर तुमको हेडर के अंदर टोकन डालना पड़ता है, जनरली यहाँ पे टोकन की गन रहता, ऑथेंटिकेशन टोकन बोलकर रहता है, वो बेयरर टोकन वगैरह, वो अभी अपन नहीं कंफ्यूजन के लिए पढ़ेंगे, बट जनरली बोलने के लिए अगर अभी बाय डिफॉल्ट जो अगर तुम सिर्फ यूआरएल दे रहे हो, मतलब कंसीडर्ड है कि वो गेट रिक्वेस्ट है। अब अगर तुमको पोस्ट रिक्वेस्ट करने का है तो इसके आगे कॉमा लिखने का और एक ऑब्जेक्ट देने का, या तो कॉमा लिख के दो या फिर एक ऊपर वेरिएबल बनाओ उस ऑब्जेक्ट का, कांस्टेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बोल के कुछ तो भी बनाओ, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर तुम बोलो कि मेथड इसका पुट है, मेथड इसका पुट है, इसके पुट की बॉडी बोले तो जो डेटा सर्वर को भेजने का है
वो ये है, जो भी डेटा तुम फॉर्म पे से ले रहे या जो भी कर रहे वो सब डेटा ये बॉडी के अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? समझा क्या रे? समझा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग गेट रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट, अगर तुम यूआरएल दे रहे हो तो वो गेट रिक्वेस्ट कंसीडर करी जाएंगी। अगर तुमको फेच मेथड के थ्रू कोई और मेथड लिखना है, जैसा कि अभी एक्सएमएल एचटीटीपी के अंदर यहाँ पे ओपन तो करे और गेट रिक्वेस्ट बोले, अगर यहाँ पे पोस्ट रहता था तो पोस्ट रिक्वेस्ट बोलते थे। एक और इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा बॉडी भेजने का, वो बॉडी भेजने का ऑप्शन देखो, पोस्ट रिक्वेस्ट रहेंगी अगर तो बॉडी भेजना पड़ेगा। क्या रहेंगी तो क्या भेजना पड़ेगा, अगर तुमको ये पता है तो तुम उसको सही तरीके से कर सकते हैं। इवन ये पोस्टमैन ना तुमको जो भी तुमने यहाँ पे रिक्वेस्ट बनाई ना उसका ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड, ये देखो XHR में भी कोड दे दिया उसने, ये देखो XHR में भी उसने ये ऐसा फॉर्म डेटा लिया। और जैसा कि अभी अपन न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट कर रहे थे, बाद में अपन ने पोस्ट रिक्वेस्ट बनाया देखो, फिर इसने ये सेट हेडर्स करा और सेंड के अंदर डेटा को सेंड डाल दिया उसने। सेंड में क्या कर दिया, यहाँ पे अपन जब सेंड कर रहे थे, यहाँ पे सेंड में अपन कोई डेटा पास नहीं कर रहे थे, बराबर पास कर रहे थे क्या, कोई डेटा पास नहीं कर रहे थे। जब हम लोग गेट रिक्वेस्ट ले रहे थे तब कोई डेटा पास नहीं कर रहे थे। तो अगर ये पोस्ट रिक्वेस्ट होंगी, अगर ये पोस्ट रिक्वेस्ट होंगी तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी यूजर से फॉर्म के अंदर अपन ने डेटा लिया, यूजर नेम उसका, पासवर्ड उसका, जो भी अपन ने लिया वो ये डेटा के सेंड के अंदर ऐसा पास करना पड़ेगा तुमको, वो जो भी डेटा फॉर्म के अंदर से लिया तुमने सर्वर को भेजना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? सो जनरली जो बैकएंड की टीम है तुम्हारी वो तुमको ये ऐसा पोस्टमैन रिक्वेस्ट बना के दे देती, क्योंकि वो भी टेस्ट करता है ना खुद, वो पोस्टमैन रिक्वेस्ट बना के दे देती। अब तुमको बोलती कि चलो यूआई के साथ इंटीग्रेट करो, ये पेज बनाओ, उसमें ये 10 फील्ड लो, ये 10 फील्ड मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजो, तो मैं ऑटोमेटिकली तुमको एक डेटाबेस में यूजर क्रिएट करके उसका आईडी दे दूंगा। बाद में फेच यूजर की डिटेल्स यूज करो, वो फेच यूजर की डिटेल यूज करके टेबल में नया डेटा दिखाओ, या पेज पे नया डेटा दिखाओ, नया प्रोडक्ट्स दिखाओ। समझ में आ रहा है? आजकल मेजरली ये फेच वगैरह ज्यादा चलता नहीं है, आजकल मेजरली एक्सियोस चलता है। तो ये सेम रिक्वेस्ट अगर तुम लोगों को एक्सियोस में करना है, कैसे करेंगे हम लोग? एक्सियोस जो है ये इनबिल्ट नहीं है, इनबिल्ट है क्या एक्सियोस? नहीं, ये एक्सियोस एक लाइब्रेरी है, एक्सियोस एक लाइब्रेरी है, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को देखना कैसे, तो एक्सियोस और npm लिखना, npm लिखना। तो तुमको ये npm बोले तो नोड पैकेज मैनेजर होता है। ये क्या है कि जितने भी एक्स्ट्रा के पैकेजेस है तुम्हारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है, उसको अपने प्रोजेक्ट में डालने के लिए ये यूज होता है। क्या यूज होता है? अपने प्रोजेक्ट में डालने के लिए
ये यूज होता है। तो ये इसका गिटहब रेपोजिटरी भी है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, क्योंकि ये एक्सियोस ओपन सोर्स है, इसका गिटहब रेपोजिटरी भी है, इसका वेबसाइट भी है, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो ये देखो, ये रेपोजिटरी में एक्सियोस का पूरा कोड लिखा हुआ है। 400 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये रेपोजिटरी के अंदर, 400 लोग ये इस पे काम कर रहे हैं एक्सियोस लाइब्रेरी के ऊपर। जैसा फेसबुक पे, सॉरी, रिएक्ट के ऊपर 1000 लोग काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बोला था कि बूटस्ट्रैप की क्या है, ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। पूरे क्लासेस वगैरह सब लिख के दे देती है वो। सो Axios is a promise based HTTP client for Node.js and the ब्राउजर के लिए भी एंड Node.js के लिए भी, दोनों जगह ये Axios यूज होती है। लेकिन ये क्लाइंट लाइब्रेरी है। It is used to make XML HTTP request from the browser. It is used to make HTTP request from Node.js. अब Node.js से क्यों? क्योंकि सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेट करने के लिए, एक सर्वर दूसरे के लिए क्लाइंट हो सकता है। इसको कैसे यूज करना है, तो ये देखो, इसने ये CDN दे दिया अपने को। तो ये CDN का अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये Axios लाइब्रेरी को ऊपर इंपोर्ट कर देंगे। और अब मेरे को Axios मिल गया, तो मैं अभी यहाँ पे अब मैं लिखते नहीं बैठता हूँ, तो मैं ये 2 कोड कॉपी कर रहा हूँ। और फिर मैं अभी इसके बाद अपन स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, और ये स्क्रिप्ट टैग में Axios और उसको ऐसा ब्रैकेट, जैसा फेच और ब्रैकेट लिखा था, तो Axios डॉट गेट रिक्वेस्ट फायर करने का, तो Axios डॉट गेट लिखेंगे तुम, और गेट के अंदर अपन अपना URL देंगे कि क्या गेट करना है अपने को, क्या गेट करना है अपने को, ये यूजर की डिटेल्स गेट करना है अपने को। गेट, और तो ये भी, ये जो गेट है ना, ये भी क्या रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, तुमको इधर देखो, क्लियर, कितने क्लियर कट बताया इन्होंने। Axios इज अ प्रॉमिस बेस्ड HTTP लाइब्रेरी, मतलब इन्हें क्या रिटर्न करने वाला है, प्रॉमिस रिटर्न करना। और अगर प्रॉमिस रिटर्न करा तो क्या लिखना पड़ेगा तुमको, डॉट देन मेथड में जब भी उसका रिजल्ट आएगा तो अपने को डॉट देन मेथड के अंदर मिलेगा। ये डॉट देन मेथड में मिला मेरे को। अब मिला तो कैसे लूंगा मैं, एक एरो फंक्शन बना के या कॉलबैक फंक्शन बना के मैं उसका रिस्पांस जो भी आया वो उसके पैरामीटर में ऑटोमेटिकली मेरे को उसका रिस्पांस मिल जाएगा। जो भी ये रिक्वेस्ट ने मेरे को डेटा दिया, जो भी मेरे को ये सर्वर ने डेटा मिला, वो डॉट देन मेथड में कहा मिलेगा मेरे को, उसके कॉलबैक के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं जो भी वेरिएबल का नाम में दूंगा, वो वेरिएबल के नाम के अंदर मेरे को क्या मिल जाएगा, उसका जो भी डेटा है वो मिल जाएगा मेरे को। मैं अभी डेटा को लॉग कर रहा हूं। अब यहाँ पे response.json लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही Axios के केस में, बराबर। फेच में क्या करना पड़ रहा था, 2 बार देन लिखना पड़ रहा था, 2 बार। एक तो फेच करने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, और दूसरा वो रिजल्ट को जेसन में कन्वर्ट करने के बाद वापस देन लिखना पड़ रहा था। समझ में आ रहा था क्या, फेच के अंदर। Axios ने और सिंपल कर दिया, डायरेक्टली डॉट देन के अंदर उन्होंने अपने को रिस्पांस दे दिया। तो देखो, ये कंसोल में अपने को देखो ऑब्जेक्ट मिल गया, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर तुम देखोगे तो ये देखो डॉट स्टेटस मिला मेरे को 200, डॉट स्टेटस टेक्स्ट मिला मेरे को ब्लैंक, मेरे को डॉट डेटा के अंदर अब मेरे को ऑलरेडी जेसन में मिल गया मेरे को डेटा। तुम देख रहे हो डेटा स्ट्रिंग में आ गया ये डेटा,
डायरेक्ट क्या है ये डेटा जेसन में, तो मेरे को अभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इसका डायरेक्टली डेटा यूज कर सकता हूँ। डेटा यूज कर सकता हूँ बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो 1 डेमो 0 डेमो 0 dot inner html is equals to response dot data dot डॉट नेम, क्या है, नेम ही है ना, हाँ नेम, और एक है एक अवतार अंडरस्कोर क्यूआरएल। अवतार 0 मैंने क्या दिया यहाँ पे, डॉट डेटा डॉट अवतार अंडरस्कोर यूआरएल। तुम अपना पुराना लॉजिक भी लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब कंडीशन डाल सकते हो। इफ रिस्पॉन्स डॉट क्या है अपने पास, स्टेटस है, स्टेटस इज ट्रिपल इक्वल टू 200, 200 बोले तो सक्सेस, 200 बोले तो सक्सेसफुली वी गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर, एल्स में तुमको जो लिखना है वो लिखो। समझ में आ रहा है? करो, ट्राई करो, ये लाइब्रेरी लो और इसको इंपोर्ट करो और ये अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करो। तो अपन ने सर्वर से डेटा लाया और अपन ने अपने HTML पेज पे उसको दिखाया। कोई क्वेश्चन है किसी को? गूगल करो npm axios डॉक्यूमेंट। अभी आ रही है?
हो गया क्या? हो गया क्या सबका? हो गया सबका? अपन ने ये, ठीक है, ये सब पढ़ा अपन ने, फेच मेथड वगैरह। हो गया क्या रे सबका? हो गया क्या? चलो बाद में करो, चलो इधर देखो। अभी मैंने फेच मेथड से HTTP रिक्वेस्ट कैसे करा? प्रॉमिस यूज करके करा, बराबर। बराबर।
क्या करे अपन ने, प्रॉमिस, क्योंकि फेच मेथड क्या करता था, प्रॉमिस रिटर्न करता था। क्या करता था, प्रॉमिस। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे प्रॉमिस पहले फेच मेथड का डॉट देन लिखा मैंने, फिर बाद में एक और आया डॉट जेसन और डॉट देन लिखा। अब मेरे को ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये डॉट देन के बाद एक और सर्वर पे रिक्वेस्ट करूं, फिर और डॉट देन लिखना पड़ेगा, फिर और डॉट देन लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जा रहा है, डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन बोल के ये थोड़ा सा तुम्हारा कोड क्या हो जाता है, थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स हो जाता है और समझने में कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसीलिए ES6 ने, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ने एक बहुत अच्छी चीज लाई जिसका नाम था असिंक अवेट। क्या नाम था, क्या नाम था, असिंक अवेट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सेम चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, असिंक अवेट में लिख सकते हैं। तो असिंक, अभी अपन ने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। एक्चुअल में अपन ने इसको डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए था, हमने इसको फंक्शन बना के, हमेशा ऐसा ग्लोबल कोड नहीं लिखना, हमेशा क्या करना, एक फंक्शन बना के लिखना। जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, मतलब अपने पुराने कोड में फेच फेच गिट हब यूजर डिटेल्स बोलकर एक फंक्शन बनाया मैंने। और ये फंक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको डालेंगे और ये फंक्शन को अपन या तो बटन क्लिक के ऊपर या फिर यहीं पर ही कॉल कर देंगे अपन। ठीक है, यहीं पर ही हम लोग उसको कॉल कर देंगे। तो ये इस तरीके से अपन ने फंक्शन बनाया। तो अभी भी रिजल्ट मेरा क्या आने वाला है, हाँ सेम ही आने वाला है, खाली मैंने फंक्शन के अंदर डाल दिया। ठीक है, मैंने खाली फंक्शन के अंदर डाल दिया। सो अब मेरे को, अभी अपने को ये सेम चीज करेंगे अपन, लेकिन अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको async await। async await is a shorthand syntax for promises। मतलब उन्हें कुछ ज्यादा करता नहीं है। async await और promises ये सेम ही है, बट मैं ये फंक्शन बनाता हूं अभी यहाँ पर, एक फंक्शन fetch गिटहब यूजर डिटेल्स बोलकर ही फंक्शन यहाँ पर बनाता हूं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं सेम चीज करूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, फेच कर रहा हूं। मैं पहले पूरा फेच का वापस से लिख के बताता हूँ तुमको, चलो वापस से एक बार फेच लिखेंगे। फेच फेच मेथड यूज कर रहे हैं अपन, फिर हम या तो यूआरएल डाल रहे हैं, यहाँ पर यूआरएल डाल रहे हैं हम लोग। यूआरएल हमारा है, मैं ये अजर की डिटेल्स फेच कर रहा हूँ गिटहब से, ये डिटेल्स। और फिर बाद में क्या करना पड़ेगा मेरे को, हाँ डॉट देन लिखना पड़ेगा, और डॉट देन में एक एरो फंक्शन लेना पड़ेगा मेरे को, एक अंदर उसके एक एरो फंक्शन लेना पड़ेगा, और उसके डेटा के अंदर मेरे को क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, बराबर। और फिर बाद में इफ कंडीशन वगैरह अभी के लिए नहीं लिखता हूं, मैं समझता हूं कि डेटा सही आ रहा है। फिर बाद में दूसरा बाद में क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, डेटा डॉट जेसन। और जेसन के अंदर भी, जेसन मेथड में भी देखा मैंने तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, डॉट, इसको भी डॉट देन लिखना पड़ेगा, और डॉट देन लिख के मेरे को क्या मिलेगा इसका, और एक एरो फंक्शन में मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को जेसन डेटा मिलेगा। क्या मिलेगा, मतलब जेसन फॉर्मेटेड डेटा। ठीक है, ये हो गया फेच मेथड। किससे करे अपन ने ये, हाँ फेच मेथड क्या यूज करता,
क्या रिटर्न करता, प्रॉमिस। तो ये अब कितनी बार, और अगर मेरे को डेटा मिलने के बाद कंसीडर करो कि तुम्हारा बैकएंड वाला बंदा बोलता कि ये डेटा मिलने के बाद मेरे को यूआरएल भेज, वापस भेजो, या फिर एक और एपीआई कॉल करो, तो वापस एक एपीआई कॉल करना, मतलब वापस एक और फेच कॉल करना है, यहाँ पे वापस से डॉट फेच कॉल करके डॉट देन लिखना, फिर उसका रिजल्ट लेना, फिर उसको जेसन में कन्वर्ट करना और डॉट देन लिखना। तो अगर एक के अंदर एक एपीआई कॉल है, मतलब मेरा मोटिव है कि ये एपीआई कॉल का रिजल्ट आने के बाद मैं दूसरा एपीआई कॉल करूंगा, तो मेरे को उसके अंदर ही लिखना पड़ेगा ना, जेसन के अंदर, जेसन का डेटा मिलने के बाद लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा तो मेरे को पहले मिलने वाला नहीं है। सही है ना? तो इस तरीके से अगर तुम्हारे पास कुछ है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉमिस का एक ट्री बन रहा है। इसको इसको एक नाम है, वो नाम भूल जा रहा हूं मैं। प्रॉमिस, प्रॉमिस विद इन प्रॉमिस। प्रॉमिस चेनिंग बोलेंगे शायद इसको। नहीं, प्रॉमिस। जब वो प्रॉमिस विद इन प्रॉमिस और फिर और प्रॉमिस आ जाता है ना, तो प्रॉमिस डॉट ऑल वगैरह भी बहुत सारे मेथड है अगर प्रॉमिस को डिटेल में समझने जाए तो। बट बट ये समझ लो कि फॉर लूप वगैरह घुमाते टाइम पे ये भी बहुत प्रॉब्लम देता था, डॉट देन कब तक लिखते बैठेंगे तुम लोग। तो इस तरीके से, तो ये 6 में एक फीचर आया असिंक अवेट का। तो तुम क्या कर सकते हो, ये जो फंक्शन को क्या कर सकते हो, असिंक बना सकते हो। ठीक है, तो फंक्शन को क्या बनाना पड़ता पहले, असिंक। और बाद में अभी क्या कर सकते हो अपन, ये डेटा को ना, जो डेटा पहले रिसीव हो रहा था उसको क्या करेंगे अपन, कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू, और फेच मेथड लिखेंगे, और ये डॉट देन। अब देन की जरूरत नहीं है मेरे को, अब मेरे को देन की जरूरत है क्या, नहीं है। वैसे यहाँ पे कांस्टेंट जेसन डेटा इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी देन की जरूरत नहीं है मेरे को। तो मेरा देन का पूरा सिंटैक्स चला गया और खाली एक ही लाइन बची। अब ये दोनों भी क्या रिटर्न कर रहे हैं, प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अवेट लिखूंगा, मतलब जब तक डेटा नहीं आता है तू अवेट कर, अवेट कर। जब तक डेटा नहीं आता है तब तक क्या कर, अवेट कर। तो अब मेरा जो 8-10 लाइन का कोड हुआ था वो क्या हो गया, अब 2 लाइन में बदल गया। तो अब दिखने में भी मेरा कोड क्या है, अच्छा दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है मेरा कोड। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ने अब ये, अब मैं कंसोल डॉट लॉग यहीं पे कर लूंगा और मेरा लॉजिक यहीं पे लगा दूंगा। डेटा यहाँ पर देख लूंगा मैं, डेटा क्या मिल रहा है मेरे को, वैसे ही मैं लॉग जेसन डेटा करूंगा। और मैं यहाँ पर सेम जैसा मैं कर रहा था, ये इफ क्या था मेरा, वो सब वैसे ही लिखूंगा। इफ क्या लिखूंगा, डेटा डॉट क्या है, स्टेटस इज इक्वल्स टू 200। तो मैं
इसके अंदर। तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से अपन इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। इसके आगे का मैं समझ रहा हूँ कि तुम खुद ही लिखने वाले हो, ठीक है, मैं नहीं करते बैठ रहा हूँ। रिस्पॉन्स की जगह जेसन डेटा। एरर का तुम मैसेज खुद ही लिख सकते हो। क्यों नहीं आया ये? कंसोल डॉट लॉग भी नहीं हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, कहाँ पास नहीं करे असिंग? ब्रैकेट में नहीं, खाली फंक्शन को असिंग बना देना पड़ता है तुमको। जो भी अवेट जहां पे भी लिख रहे हैं वो फंक्शन को तुमको असिंक बनाना पड़ता, पास करने का नहीं रहता। क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट मेरा? फंक्शन कॉल नहीं करे तुमने। ये देखो ये रिस्पॉन्स आया। जीरो। हाँ, SRC 403 क्यों दे रहे हैं इन्हें गेट रिक्वेस्ट को मेरे? डेटा आ रहा है, स्टेटस 403 मिल रहा है मेरे को। 403 बोले तो मेरा लिमिट खत्म हो गया क्या ये रिक्वेस्ट भेजने का? मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट कर दिया उसको, तो गिटहब ने मेरा रिक्वेस्ट बंद कर दिया। कोई और रिक्वेस्ट लो। API rate limit exceeded, but there is a good need authenticate to get higher rate limit. रेट लिमिट रहता है, हर API को रेट लिमिट रहता है। एक यूजर को तुम 10 ही बार हिट कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक API है ना ये। गिटहब तुमको फ्री में थोड़ी ना खेलते बैठने को देगा। हर चीज का एक कॉस्ट के साथ आता है। आईटी में तुमको इतना पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि हर चीज को यहाँ पे छोटी से छोटी चीज को पैसा है, पैसा लगता है। खैर, ये मेरा अभी नहीं चल रहा है, तो कोई और एपीआई लेते हैं। क्या है फेक एपीआई? किसी को फेक एपीआई पता है? फेक एपीआई पता है क्या किसी को? हाँ, असाइनमेंट्स मिले होंगे ना अनिल, देखो। हाँ, देखो ये जम डमी 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 जेसन भी एक है, इसको ट्राई करेंगे। तो ये देखिए एक प्रोडक्ट की डिटेल्स बना के दे रहा है तुमको। तो ये प्रोडक्ट आईडी 1 का डिटेल्स है। इमेज है क्या इसका? प्रोडक्ट का है ना, थंबनेल बोल के, और इमेजेस बहुत सारे इसके पास, थंबनेल बोल कर भी है।
चलो इसकी जरूरत नहीं है अपने को, अपन ये यूज करते हैं। अब इसके अंदर प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम की जगह टाइटल है, तो मैं डेटा डॉट टाइटल लिखता हूँ यहाँ पे। और एसआरसी में अपन ये आईफोन का थंबनेल बाइंड करेंगे, रेटिंग गिटिंग नहीं देंगे अभी। सही है। अरे इधर करना था अपने को। प्रोडक्ट 1 की डिटेल्स दिया उसने, और यहाँ पे टाइटल टाइटल प्रॉपर्टी भेज रहा है उन्हें, और दूसरी क्या है, थंबनेल है, थंबनेल प्रॉपर्टी दे रहा है वो। मैं क्या करूंगा यहाँ पे थंबनेल, और अब इसको बंद करते हैं। तो अभी मेरा कोड शॉर्टर हो गया है, अभी मेरा कोड दिखने में अच्छा दिख रहा है। क्यों? अभी 80% अब सब लोग प्रोमिसेस वगैरह यूज करने का जमाना चला गया है। क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में, बट आजकल जो कोडिंग हो रही है वो कोडिंग में हम लोग असिंक अवेट यूज कर रहे हैं। जहां जहां प्रोमिसेस था वहां वहां असिंक अवेट यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ, देन की जगह जहां जहां देन है वहां वो देन निकाल सकते हो तुम, और वहां पे असिंक अवेट लिख सकते हो। फंक्शन ने असिंक रहना तो वो अवेट, अगर मैंने यहाँ पे ये असिंक नहीं लिखा फंक्शन को तो ये नहीं चलता। उन्हें बोलता अवेट, अवेट जो एक्सप्रेशन है उसको असिंक फंक्शन में ही लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा? असिंक अवेट ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो ये फंक्शन को तुमको असिंक बनाना पड़ेगा तो तुम अवेट यूज कर सकेंगे। डायरेक्टली अवेट तुम लोग यूज नहीं कर सकेंगे। जो तुम 10 लाइन का कोड लिख रहे थे डॉट देन मार के, और फिर सॉरी डॉट देन लिख रहे हैं, फिर एरो फंक्शन वगैरह लिख रहे हैं, वो सब का शॉर्ट हैंड सिंटैक्स हो गया ये असिंक अवेट। इससे फॉर लूप वगैरह लिखने में आसानी होती है। इससे तुम लोग कंफ्यूजन नहीं होता है, तुमको क्लियर कोड दिखता है, तुम्हारा लाइन बाय लाइन कोड दिखने में रीडेबल रहता है। ये सब बेनिफिट्स है असिंक अवेट ओवर प्रोमिसेस। इंटरव्यूअर का ये क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असिंक अवेट एंड प्रोमिसेस। ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख के निकालो, 10 बार बोल रहा हूँ, लिख के निकालो पीछे साइड में। करो सब लोग ये, करो प्रैक्टिस। 10 प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए मेरे को, तो यहाँ फॉर लूप घुमाऊंगा मैं, कितनी बार घुमाऊंगा फॉर लूप, 10 बार घुमाऊंगा। 10 बार घुमा के ये जो असिंक अवेट का कोड है ये इसके अंदर डाल दूंगा, या डाल दूंगा, और ये 1 की जगह प्लस करके इंडेक्स बाहर ही, और मैं इसको 1 से चालू करता हूँ, मतलब 1 निकाल दिया, कॉन्कैटिनेशन कर दिया, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये देखो अलग 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 अलग, एक ही आईडी है ना अपने पास, एक ही आईडी है, डेमो 0 आईडी है। तुम इसको भी अगर करने का है 10 प्रोडक्ट को, तो हाउ मतलब हाउ टू क्रिएट एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट विथ आईडी डायनामिकली,
डायनामिकली। ऐसा लिखने का। ये देखो इन्हें क्या कर रहा है अभी, यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिएट एलिमेंट डिव एलिमेंट क्रिएट कर रहा है और उसको आईडी दे रहा है और उसको अपेंड चाइल्ड कर रहा है। तो पहले अपना एरिया अपन डिफाइन कर दे रहे और फिर अपन उसको बना रहे हैं। तो अपना एरिया बना दो। तो अपन ये पूरा निकाल देंगे, ठीक है। खाली अपन अभी पूरा अपन डायनामिक करेंगे। डायनामिक करेंगे बोले तो पूरा जो सर्वर से आया वो पूरा दिखेगा। तो अपन ये इमेज भी निकाल दे रहे। अपन ये अभी सिर्फ एक डिव रखेंगे, ठीक है। और ये डिव को अपन क्या करते हैं, एक आईडी दे देते हैं। आईडी दे देते हैं, जैसा कुछ भी दे सकते हो, वर्किंग एरिया बोल के एक आईडी दे दिया उसने, ठीक है। मैं ये आईडी को पहले फेच कर दे रहा हूँ। तो क्या करूंगा मैं, कांस्टेंट वर्किंग एरिया एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और अपना आईडी क्या है, वर्किंग एरिया, ठीक है। अब ये वर्किंग एरिया में अपन क्या करने वाले हैं, अब ये वर्किंग एरिया के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, नहीं पहले अपन क्या करेंगे, तो अपने को एक यहाँ पे अपन जैसे अपने को क्या करना है, जैसे डेटा आ गया अपना, जैसे अपना डेटा आ गया वैसे अपन क्या करेंगे, एक नया एलिमेंट बनेंगे। तो एलिमेंट कैसे बनेंगे, क्रिएट एलिमेंट से। क्रिएट एलिमेंट से डिव टैग नहीं बनाने का, मेरे को आईएमजी टैग बनाने का। तो इमेज आईएमजी एलिमेंट, ये मैंने एक इमेज एलिमेंट बना दिया, ठीक है। कैसे बनाया, हाँ कैसे बनाया, क्रिएट एलिमेंट से। क्रिएट एलिमेंट से क्या करा मैंने, एक आईएमजी दिया तो एक एलिमेंट बन गया। और ये इमेज एलिमेंट को फिर मैं वहां से, यहां से मैं क्या दे रहा, आईडी दे रहा। आईडी क्या देता मैं इसको, अवतार देता मैं इसको आईडी, अवतार। और अवतार देके अपन इसको क्या करते, प्लस प्लस वगैरह करने की जरूरत नहीं है अपने को, अपने पास इंडेक्स है। तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इमेज एलिमेंट बन रहा, एक इमेज टैग बन रहा और उसका आईडी क्या हो रहा, अवतार और 1। इंडेक्स को मैंने 1 से चालू करा, अवतार और 1। और वैसे ही मैं क्या करता हूँ, एक सेम इसको कॉपी करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ पी एलिमेंट बनाता हूँ, पी एलिमेंट, ओके। पैराग्राफ एलिमेंट बनाता हूँ मैं एक, और वो पैराग्राफ एलिमेंट को अपन क्या करते, आईडी देते डेमो देते। अब ये दोनों बनने के बाद अपने को कहाँ डालना है इसको, पेज पे कहाँ देखना है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो अपना वर्किंग एरिया है वो वर्किंग एरिया पे क्या कर देंगे अपन, डॉट अपेंड बोल के फंक्शन है, डॉट अपेंड कर देंगे। तो इन्हें क्या होगा, वर्किंग एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। तो अपेंड करेंगे अपन किसको, पहले इमेज एलिमेंट को अपेंड करेंगे। और ये सेम को अभी के लिए तो डॉट डॉट करके 2-3 दे सकते हो तुम, लेकिन कॉमा करके या फिर कॉमा करके दे दो, कॉमा करके पी एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंटों को मैंने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। किसको अपेंड कर दिया, वर्किंग एरिया को अपेंड कर दिया। और फिर बाद में अपन क्या करने वाले हैं, नहीं इससे पहले ही जैसा अपन ने आईडी दिया इसको, वैसे ही अपन इमेज एलिमेंट को क्या दे सकते हैं, डॉट एसआरसी देंगे। क्या देंगे, एसआरसी देंगे अपन
जेसन डेटा डॉट टाइटल, और इसको पी एलिमेंट को क्या देंगे, डॉट इनर एचटीएमएल को क्या देंगे अपन, नहीं ये थंबनेल, सॉरी उल्टा हो गया, हाँ इसको टाइटल देना है मेरे को, और इसको मेरे को थंबनेल देना है एसआरसी को। मैंने पूरा एलिमेंट बना दिया, दूसरा एलिमेंट बना दिया, अपेंड कर दिया। देखो अभी क्या एरर आया, अपेंड ऑफ नल, व्यू की आईडी कोटेशन में ओके सही है। ये देखो एक एक से इमेजेस आ रहे हैं अपने, और ये देखो एक एक से इमेज आ रहे हैं। अब मैंने एक के बाद एक ऑटोमेटिकली डायनेमिकली मैंने अपने डिव्स बनाया, डायनेमिकली मैंने अपने इमेजेस बनाया, उसके इनर एचटीएमएल को मैंने सर्वर से इमेजेस लाके तुम लोगों को पेज पे दिखाया। समझ आया? हाँ? क्या 10 मिनट हो गया काम? हाँ बना दे अब एक वेबसाइट आईफोन बेचने की। दुकान पे बेचने के लिए वेबसाइट पे बेच देगा। करो। तो अब मैंने कुछ 0 1 2 3 ऐसा कुछ भी नहीं दिया, खाली एक डिव बनाया, फिर वो डिव के अंदर मैंने एक इमेज को क्रिएट किया, वो इमेज को एक आईडी दिया मैंने अवतार 1, मतलब फॉर लूप घुमा के पहला अवतार 1 2 3 4 फॉर लूप घुमा के इंडेक्स के हिसाब से वो लगता जाएगा। और यहाँ पे कॉन्केटिनेशन करके मैंने प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट 5 एपीआई कॉल से लेके आया। कोई क्वेश्चन इसमें किसी को कुछ नहीं समझा? कोई कुछ बोल रहा था ऑनलाइन? कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, ये करके आओ, कल प्रैक्टिस करके आओ इसकी। हाँ फोटो डाल रहा हूँ।